हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है द बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रिजिंग द गैप, सौर ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा यानी सोलार एंड एनर्जी सिक्योरिटी। दोस्तों, ये एडिटोरियल है, द हिंदू में आया है और यूपीएससी के पेपर 3 जीएस पेपर 3 जिसमें एनर्जी एनवायरनमेंट ये सब है उससे रिलेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये जान लेते पहले। तो भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सौर उत्पादन रुक रुक कर होता है। इसका मतलब है कि देखिए, सौर ऊर्जा के लिए सूर्य ताप का आना जरूरी है और रात में वो हो नहीं सकता है, केवल दिन में हो सकता है। और अगर मानसून का पीरियड रहेगा या फिर बादल रहेंगे या फिर वर्षा ऋतु रहेगी तो फिर नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो प्रोसेस है सौर ऊर्जा उत्पादन का, ये रुक रुक कर होने वाला प्रोसेस है। अब दोस्तों, कोर इशू क्या है यानी मुख्य मुद्दा क्या है, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो उत्पादन क्षमता और भंडारण क्षमता के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS, इसके बिना ग्रिड रात के समय बिजली की मांग के लिए थर्मल पावर पर निर्भर रहने लगा है। और यही मुख्य मुद्दा है। थर्मल पावर रहेगा तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा, क्योंकि थर्मल पावर कोयले पर निर्भर है और कोयला जीवाश्म ईंधन है जिससे CO2 उत्सर्जन होते हैं, अन्य गैसेस उत्सर्जित होती हैं। तो इस वजह से ये इको फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते। अब कुछ डेटा पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं जो कि एडिटोरियल में था। तो आयात निर्भरता, मतलब आयात निर्भरता क्यों है? क्योंकि हम लिथियम आयन जो है वो आयात करते हैं, तो उसके कारण भारत की वर्तमान बेस यानी BESS लागत अधिक है। दूसरा, बड़े पैमाने पर ग्रिड भंडारण के लिए सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन जैसे वैकल्पिक बैटरी तकनीकें भी महत्वपूर्ण रूप से उभर रही हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट कुछ डेटा थे, आप उसे नोट कर लेना, क्योंकि इस एडिटोरियल में बस इतना ही इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं पूरा एडिटोरियल नहीं छापता हूँ यहाँ पर, उसमें जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं, मुख्य बातें होती हैं, मैं बस वही नोट डाउन करता हूँ। एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है। यही पॉइंट जो है आप एग्जाम में लिख के आइए, सफिशिएंट रहेगा। अगला न्यूज़ था द गिग इकोनॉमी एंड लेबर राइट्स। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है एडिटोरियल में, और ये भी GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है और GS पेपर 1 सोशल इश्यूज से भी रिलेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो जैसे जैसे पारंपरिक चुनावी क्षेत्रों में वामपंथी राजनीतिक प्रभाव कम हो रहा है, नया श्रमिक वर्ग गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए, वो बिना किसी सुरक्षा जाल के रह गया है। और हमको पता है कि ये जो वामपंथी राजनीतिक प्रभाव होता है, यह समाज के उत्थान के बारे में आंदोलन करते हैं, और अगर ये कमज़ोर हो रहे हैं तो ऐसे जो वर्कर्स हैं इनकी सुरक्षा, इनकी सामाजिक सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब इशू क्या है? तो मजदूरी पर मसौदा कोड 2025 और सामाजिक सुरक्षा कोड अभी भी संक्रमण के चरण में है, अभी भी ट्रांजिशन फेज में ही है। एडिटोरियल का तर्क है कि गिग इकोनॉमी श्रम की अस्थिर गरिमा पैदा करती है, जहां श्रमिकों के पास स्वास्थ्य बीमा या पेंशन के लाभ, इन सभी जो भी लाभ होते हैं उसकी कमी हो रही है। और यही असली मुद्दा है गिग वर्कर्स, क्योंकि गिग वर्कर्स जो हैं ये कमा तो रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई भी सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए सरकार से अनुरोध किया जा रहा है, सरकार से ये बातें की जा रही हैं कि आप गिग वर्कर्स के लिए कानून लाएं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान करें, जैसा कि अभी कर्नाटका में भी हुआ है। और कहाँ कहाँ हुआ है, किन किन राज्यों में गिग वर्कर्स के लिए कुछ कानून या मसौदा तैयार किया गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब गिग इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते कि आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों, गिग इकोनॉमी एक ऐसा श्रम बाजार है जहां पारंपरिक फुल टाइम नौकरी के बजाय कम अवधि के लचीले और फ्रीलांस काम को प्राथमिकता दी जाती है। ये अक्सर डिजिटल ऐप्स के माध्यम से संचालित होता है। इसमें स्वतंत्र ठेकेदार यानी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑन डिमांड कर्मचारी जैसे ऊबर ड्राइवर या फ्रीलांसर शामिल होते हैं, जिन्हें काम में लचीलापन तो मिलता है, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है, इन्हें बीमा और जॉब सुरक्षा जैसे लाभ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आए दिन जोमेटो, स्विगी, ऊबर, ओला, दुनिया भर के हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उनसे सुविधाएं भी लेते हैं।
तो ये इसमें जो काम करते हैं वर्कर, जो डिलीवरी बॉय हो गए, जो ओला उबर में जो ड्राइवर्स होते हैं, ये सब गिग वर्कर्स ही हैं। इन्हें आय के साधन तो मिल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं मिल रहा है, बीमा नहीं मिल रहा है। यही मुद्दा है जो गिग वर्कर्स के सामने अभी उभरा हुआ है। तो ये सोशल इशू में इसीलिए इसको शामिल किया जाता है। अगला न्यूज़ है गल्फ विद इन, यूएई एग्जिट फ्रॉम ओपेक। ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं पहले के एडिटोरियल या न्यूज़ एनालिसिस में, लेकिन ये आज भी आया है तो इसे वापस से डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो ओपेक से यूएई का बाहर निकलना ये एक मुद्दा है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो यूएई ने आधिकारिक तौर पर ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब ये मैटर क्यों करता है? तो यह सऊदी अरब और यूएई के बीच दरार का संकेत देता है। यूएई अपने पोस्ट ऑयल आर्थिक परिवर्तन विजन 2031 को वित्त पोषित करने के लिए अपने तेल भंडारों का तेजी से मुद्रीकरण करना चाहता है, जबकि सऊदी के नेतृत्व वाला ओपेक उत्पादन में कटौती के माध्यम से मूल्य नियंत्रण पर केंद्रित है। और भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। खंडित ओपेक लंबे समय में कच्चे तेल की कीमतों को कम कर सकता है, जिससे भारत के सीएडी को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन अल्पावधि में अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ओपेक कैसी बॉडी है, क्या करती है, ये सब का मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगला न्यूज़ है द डिक्लाइनिंग रूपी एंड मैक्रो हेडविंड्स, रुपए की गिरावट और व्यापक आर्थिक चुनौतियाँ। तो ये भी जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। इशू क्या है? तो पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 5% गिरा है, जो पश्चिम एशिया के संघर्षों के कारण और भी गंभीर हो गया है। और विश्लेषण ये बताते हैं, एनालिसिस ये दिखाते हैं कि दबाव चालू खाते यानी उच्च तेल का आयात बिल बढ़ने से चालू खाते घाटे में वृद्धि हो रही है, और पूंजी खाते यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सुरक्षित डॉलर ठिकानों की ओर जाने दोनों पर है। तो दोस्तों, यूपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, तो मुद्रा को स्थिर करने में आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार की भूमिका और कमज़ोर रुपए का आयातित मुद्रास्फीति पर प्रभाव, इन दोनों को आपको जोड़कर देखना होगा। इन दोनों के बीच में आप गूगल करके देखिए, ठीक है? तो दोस्तों, आज का न्यूज़ इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।